Hello everyone, welcome back for the video number 10 and this is the final video of mutual fund. Okay, so till now we have completed this slide, that is expense ratio. Now we are moving forward. Yes, what is portfolio turnover? पोर्टफोलियो टर्नओवर क्या होता है? देखो, टर्नओवर का जो मतलब है उससे हम यहाँ कहीं ना कहीं समझ पाएंगे कि पोर्टफोलियो टर्नओवर क्या होता है। टर्नओवर का मतलब कोई चीज रेगुलरली कितनी बार हो रही है, यस, कितनी बार वो सर्कल में घूमती जा रही है। ठीक है, तो इससे आपको समझना है कैसे। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? पोर्टफोलियो मीन्स वट एवर एसेट्स वी आर हैविंग, टोटल एसेट्स, है ना। तो यहाँ ये क्या बोलना चाह रहा है कि आपका जो पोर्टफोलियो वो कितनी बार चेंज होता जा रहा है, कितनी बार बदलता जा रहा है, कितनी बार सर्कल में कंप्लीट कवर्ड होता जा रहा है। ठीक है, एक बार रीड करते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझेंगे ऐसे क्या बोलना चाहता है। फंड मैनेजर कीप चर्निंग देयर पोर्टफोलियो डिपेंडिंग अपॉन देयर आउटलुक फॉर द मार्केट, सेक्टर और कंपनी। चर्निंग एक नया वर्ड आ गया। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चर्निंग? चर्निंग का मतलब होता है कंटिन्यूअसली बेचना खरीदना, बेचना खरीदना, और वी कैन से ओवर एक्सेसिंग ऑफ ट्रेडिंग। बहुत ज्यादा बेच रहे हो खरीद रहे हो। अब क्या हुआ, देखो सिंपल समझते हैं एग्जांपल। एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर के पास 1,000 करोड़ का फंड पड़ा है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, इसने 100 कंपनीज में पैसा लगा दिया। अब 100 कंपनीज में जब पैसा लगाया उसने, तो अब उसे लगा कि 100 में से 20 कंपनियों की हालत खराब है, बेच दिया। फिर 20 नई कंपनी ऐड कर ली। ठीक है, फिर इसको लगा फिर और कंपनियां खराब हो रही हैं, उनको बेच दिया। अच्छा, जिसको खरीदा था फिर लगा कि ये भी गड़बड़ हो रही है, इसमें से 10 बेच दी। ऐसे करके करते 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 वो अपने जो असेट्स हैं या जो इन्वेस्टमेंट है उसे बार बार बदल रहा है। ठीक है, जब कोई बार बार अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से बदल रहा है तो इसको यहाँ पे कहा जाएगा चर्निंग। और इसे स्पेसिफिक टर्म जो दी गई है वो कह सकते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर की। वो अगर इसे एक परसेंटेज में निकालना चाहें तो वो कितनी बार हो रहा है, कितनी ज्यादा बार हो रहा है। 10% हो रहा है, 20% इन परसेंटेज वी कैन कैलकुलेट द पोर्टफोलियो टर्नओवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस चर्निंग कैन बी डन वेरी फ्रीक्वेंटली और मे बी डन आफ्टर सफिशिएंट टाइम गैप। हो सकता है फ्रीक्वेंटली हो रही हो सकता है एक टाइम गैप दिया गया उसके बाद हो रही हो, जल्दी जल्दी नहीं हो रही हो, कम हो रही हो। ठीक है, सो देर इज नो रूल विच गवर्न दिस। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये किस बेसिस पे चलेगा। दिस इज द डिपेंडिंग ऑन आउटलुक, आप कैसा सोच रहे हो, आप कैसे उस मार्केट को समझ पा रहे हो। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है? कहता है इट इज मैंडेट of the scheme and fund managers outlook and style that determine the churning. Obviously स्कीम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे है ना मनी मार्केट से रिलेटेड जो स्कीम है, जैसे हम लिक्विड फंड्स कहते हैं, ठीक है, वहां पे ये चर्निंग थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि जल्दी जल्दी बेचना खरीदना होता है। ठीक है, वहां ये पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज्यादा रहेगा। अच्छा, फंड मैनेजर के आउटलुक वो कैसा सोचता है, उसका स्टाइल क्या है, जल्दी जल्दी बेच के खरीद के ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ऐसा रेशियो है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। However, what is important to understand is that a very high churning frequency will lead to higher trading and transaction cost. अब बार बार खरीदोगे, बार बार बेचोगे, तो उसकी वजह से ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। ज्यादा ट्रेडिंग और ज्यादा ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो होगी, विच में ईट इनटू इन्वेस्टर रिटर्न, क्योंकि आप ये अपनी जेब से तो दोगे नहीं। ठीक है, इसे कौन है यहाँ पे भुगतने वाला है? सर ऑब्वियस वे में इसे इन्वेस्टर को भुगतना है। तो इन्वेस्टर की यहाँ पे जो है कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है, तो रिटर्न ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो टर्नओवर इज द रेशियो व्हिच हेल्प अस टू फाइंड आउट हाउ एग्रेसिवली पोर्टफोलियो इज बीइंग चर्न। कितना एग्रेसिवली हम यहाँ पोर्टफोलियो को चर्न कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की चीजें पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो में बताएंगे। ओके, नाउ वाइल चर्निंग इंक्रीज द कॉस्ट, जैसे ही चर्निंग होगी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इट डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन एक्सपेंस रेशियो। सर एक्सपेंस रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर एक्सपेंस रेशियो को डिसाइड किया गया इट विल बी 0.80%, तो अब ये इतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। नॉर्मल सिचुएशंस में चेंज नहीं होगा। ओके, एज ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग एक्सपेंस रेशियो, वहां इस चीज को नहीं लिया जाता। ठीक है, transaction costs are included in the buying and selling price of scrip by way of brokerage, STT, सेस एक्सेट्रा। इसे यहाँ पे बहुत क्लियरली कहा गया है कि सर जब आप यहाँ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्क्रिप होगी, टोटल वैल्यू ऑफ परचेज करेंगे, वहां पे आप इसको ऐड करोगे। नॉर्मल केसेस में एक्सपेंस रेशियो के अंदर यहाँ से नहीं लोगे। Thus, the portfolio value is computed net of these expense and hence considering them while calculating expense ratio as well as
would mean recording them twice, which would be incorrect. बोले अगर मैंने इसे पोर्टफोलियो वैल्यू में डाल दिया, सिंपल चीज बताना चाह रहा है, अगर मैंने इसे एक्सपेंस रेशियो में डाल दिया तो होगा क्या, ये दो बार चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो में भी चला जाएगा और रेगुलर चार्ज भी हो जाएगा, तो इसलिए इसको एक्सपेंस रेशियो में नहीं लिया जाता। ठीक है, दो जगह ट्वाइस यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, दिस विल बी अ इनकरेक्ट अप्रोच, क्योंकि इन्वेस्टर दो बार पैसे नहीं देगा आपको। ठीक है, क्योंकि एसटीटी सेस ये सब ब्रोकरेज ये सब चार्जेस नॉर्मली चलते हैं। ठीक है, वहां पे इन चीजों को लिया जाता है। कौन लेता है सर, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं वहां ब्रोकरेज एसटीटी और यही चीजें तो आती हैं, यही सब तो इंक्लूड होती हैं। तो इन सब चीजों को जब स्क्रिप्ट परचेज की जा रही होती है वहां आता है। एक्सपेंस रेशियो तो वो अमाउंट है जो किससे लिया जा रहा है, जो एट द एंड चार्ज किया जा रहा है, किससे, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनसे चार्ज किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज एयूएम अफेक्ट पोर्टफोलियो टर्नओवर। सर एयूएम कैसे हमारा यहाँ पे पोर्टफोलियो टर्नओवर को इम्पैक्ट करेगा। सर सिंपल सिंपल बात है, एयूएम होता है असेट अंडर मैनेजमेंट, वो कितना है सर, 1000 करोड़ है, 5000 करोड़ है, 50,000 करोड़ है, 500 करोड़ है, 100 करोड़ है, पैसा कितना है उस पर डिपेंड करेगा ना। ओके, द स्कीम्स साइज दैट इज एयूएम कैन ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम। ऑब्वियसली आपका पास पैसा कितना है उस पर डिपेंड करेगा ही करेगा। सो इन केस द स्कीम परफॉर्म वेल thereby attract lot of money flow। देखो आप अगर रिटर्न अच्छी दोगे तो आपके पास बहुत पैसा आएगा, लोग आप में, आप कह रहे हो मैं सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा हूँ तो आपके पास पैसा ज्यादा आएगा, दुनिया आपके तरफ अट्रैक्ट होगी कि भाई ये सबसे ज्यादा कमा के दे रहा है, इसको पैसा दो। ठीक है, it may happen that the fund manager may not able to deploy that extra money successfully as he may not find enough opportunities। हो सकता है ना कि सर आपकी कैपेसिटी थी, आपको लगता है फिलहाल बाजार में 1000 करोड़ तक लगाने की ही रिस्क कैपेसिटी है, आप इतना अच्छा रिटर्न कमा के दे रहे हो कि इस 1000 करोड़ के चक्कर में ये वैल्यू हो गई 5000 करोड़, 4000 करोड़ कहाँ लगाऊं सर, सेम कंपनीज में लगाऊं, सर ये तो थोड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन कम हो जाएगा। ठीक है, 1000 करोड़ के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन आप करके बैठे हो, 5000 करोड़ के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन और ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि 5000 करोड़ के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करने अगर आप चले गए तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि इनफ अपॉर्चुनिटीज ही अवेलेबल ना हो। ठीक है, कि सर कौन सी कंपनीज आपको कमा के दे सकती हैं, अगर आप ये ढूंढने निकले हो तो हो सकता है कि उतनी कंपनियां मिले नहीं और एट द एंड रिटर्न जो है थोड़ा सा कम हो जाए। दस एन इंक्रीज्ड फंड साइज में रिजल्ट इन लोअर रिटर्न, हो सकता है कि रिटर्न कम हो जाए। if the fund manager tries to acquire significantly large quantity of stock, आप बहुत सारी सिक्योरिटी खरीदने चले गए क्योंकि अब आपके पास पैसा ज्यादा है, आपने सोचा एक काम करते हैं सर, मैंने 1000 करोड़ 100 कंपनियों में डाल रखे थे, इन्हीं 100 कंपनियों में मैं ये 5000 जो है 5000 करोड़ लगा देता हूँ इन्हीं 100 कंपनीज में, मैं कंपनी नहीं बदलूंगा, मैं कह रहा हूँ इसी में इन्हीं पे ट्रस्ट है मुझे, मैं इनके साथ ही चलूंगा, मैं अपने डाइवर्सिफिकेशन को नहीं बढ़ाना चाहता, मैं यहीं से कमा के निकालूंगा, रुको। आपने जैसे ही 4000 करोड़ रुपए इधर डिप्लॉय किए तो होगा क्या, आप एक साथ तो पैसा डिप्लॉय करोगे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसे करके जाएगा 100 कंपनीज में। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, समझो बात को, अगर आप किसी चीज को ज्यादा खरीदना शुरू कर देते तो होता क्या है, जब आप किसी चीज को ज्यादा खरीदना शुरू करोगे ओके, तो सिचुएशन में वो चीज महंगी होती चली जाएगी क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड तो आपने बढ़ा दी लेकिन सप्लाई तो उतनी ही है ना, लिमिटेड जितनी पहले थी। ठीक है, सो इफ fund manager tries to acquire significantly large quantity of stock, buying pressure may lead higher stock price, उसकी प्राइस बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, thereby the higher average cost for the scheme, कहीं ना कहीं यहाँ पे महंगा खरीदोगे आप। ओके, also if the holding by the scheme in any stock are huge, then exit may difficult as selling from the scheme itself can put pressure on the price। ये क्या बात हुई, ये ऐसा कह रहा है कि सर मान लो आप किसी स्कीम से एग्जिट कर रहे हो, किसी शेयर से एग्जिट कर रहे हो, आपके पास किसी कंपनी के बहुत सारे शेयर पड़े थे। ठीक है, मान लो किसी कंपनी के में आपने इन्वेस्ट कर रखा था, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा था आपने किसी एक कंपनी में। अब 50 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में हुआ क्या कि सर 50 करोड़ या 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में आप जब बेचना शुरू करोगे तो आप एक ही प्राइस पे नहीं बेच दोगे, सर एक काम करते हैं सारे प्राइस पे बेच दो, आप क्या हुए थोड़ा थोड़ा, ताकि अगर कहीं प्राइस ऊपर जाए तो मुझे प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज्यादा हो। लेकिन इस बात को समझना कि जैसे ही आप 50 करोड़ में से एकदम से आपने माना चलो 25 करोड़ में एक बार बेच दिया, कोई प्राइस आपको अच्छा लग रहा था, सर 25 करोड़ की सिक्योरिटी एकदम से बेच दोगे तो होगा क्या,
एकदम से होगा क्या, आपने सप्लाई बहुत सारी क्रिएट कर दी लेकिन उतनी डिमांड ही नहीं है। ज्यादा सप्लाई होने से क्या होगा, डिमांड कम होने से क्या होगा सर, इस सिचुएशन में प्राइस के नीचे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फॉर ये क्या बोल रहे थे देखो, अपन जो लास्ट पढ़ रहे थे, सो अपन ने यहां से स्टार्ट किया था। इफ द होल्डिंग बाय द स्कीम इन एनी स्टॉक आर ह्यूज, अगर आपके पास बहुत सारी होल्डिंग है किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में, तो वहां आप जब एग्जिट करने जाओगे, एग्जिट में भी डिफिकल्ट, दिक्कत होगी आपको, एज सेलिंग फ्रॉम वन फ्रॉम द स्कीम इटसेल्फ, आप बार बार बेचोगे, उससे होगा क्या, कैन पुट द प्रेशर ऑन द प्राइस, आप प्राइस पे प्रेशर डालोगे। दस द फर्स्ट शेयर मे बी सोल्ड एट द हायर प्राइस, पहला शेयर जो आप बेचोगे हो सकता है महंगा बिके, लेकिन क्योंकि आप बेचते जा रहे हो कंटिन्यूअसली, तो उससे होगा क्या, एज द सप्लाई इंक्रीजेस एंड द प्राइस में फॉल एंड द लास्ट शेयर में गेट सोल्ड एट द लोअर प्राइस, आप प्राइस क्योंकि नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, तो लास्ट शेयर जो बिकेगा वो कम प्राइस पे बिकेगा। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी आती है कि सर एक बात बताओ, मैं सारे एक साथ बेच दूंगा, क्या दिक्कत है, मैं सारे एक साथ बेच दूंगा। जी, सारे एक साथ बेचने के लिए सारे एक साथ खरीदने वाले लोग भी तो चाहिए। एक साथ आपको 50 करोड़ के शेयर आप बेचना चाहोगे, 100 करोड़ कौन खरीदेगा, मार्केट में कोई खरीदने वाला ही नहीं है। खरीदने वाले तो टुकड़ों में आएंगे ना, कि सर मुझे 50 करोड़ के शेयर है, कितने शेयर है आपके पास, बोले सर मेरे पास जो शेयर है वो मान लो 50 लाख शेयर है। तो कोई आएगा कि सर मुझे 50 शेयर चाहिए, कोई कह रहा है मेरे को 100 शेयर चाहिए, कोई कह रहा है मेरे को 1 लाख शेयर चाहिए, ऐसे करते करते, लेकिन इन सबकी प्राइसेस अलग 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 आएंगी। ठीक है। तो वो अलग अलग प्राइसेस में होगा क्या, जो एट द एंड आएगी वो लो होगी, क्योंकि आपने डिमांड और सप्लाई के यहाँ पे इस तरीके से यूज किया कि आपने सप्लाई बहुत बढ़ा दी है, डिमांड बहुत कम हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा जब भी आप कहीं डीमैट के थ्रू देखोगे। तो अगर बहुत सारे लोग ज्यादा सेल कर रहे होते हैं या बाय कर रहे होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपको उसकी प्राइस पे देखने को मिलेगा। ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं तो प्राइस आपको कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिखेगा। ओके। Now, a scheme with a very small AUM does not face these problems but have its own set of problems. जब AUM बहुत छोटा होता है ना, 100 करोड़ का है, 200 करोड़ का है, तो ये दिक्कतें ज्यादा और होती है, ये वाली नहीं होती, पर दूसरी होती है। कौन सी? Thus, the expense ratio of such scheme will be very high as the expense are calculated as the percentage of average weekly net asset। देखो यहाँ पे क्या होगा कि सैलरी थोड़ी कम हो जाएंगी, आप 100 करोड़ 200 करोड़ रख के बैठे, 1000 5000 करोड़ रखोगे तो खर्चे तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जब वो एयूएम छोटा हो जाएगा तो खर्चे अभी भी उतने ही है, और परसेंटेज में वो खर्चा बढ़ा हुआ होगा, ज्यादा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। अगर मेरा मान लो कि खर्चा आता है 2 करोड़ का, ठीक है, अगर मेरा 1000 करोड़ का टर्नओवर है तो ये 0.2% ही आया ओनली। लेकिन अगर यही मेरा टर्नओवर सिर्फ 100 करोड़ का है तो सर ये 2% का खर्चा बैठ गया। तो अब यहाँ देखो, सीधा सीधा आपका एक्सपेंस जो है 2% आ गया, तो यहाँ एक्सपेंसेस अपने आप में बढ़ जाते हैं। एज द फंड साइज इंक्रीजेस द एक्सपेंस रेशियो टेंड गो डाउन, जैसे जैसे फंड साइज बढ़ेगा आपका यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। So next, how to analyze cash level in portfolio? आप cash level in portfolio कैसे analyze करोगे? See, the next logical point of the focus must be cash level in the scheme. आपके पास कुछ cash level maintain होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्या करोगे उसका? See, the cash level is the amount of money of the mutual fund holding in cash. आप जो पैसा कैश में होल्ड करके बैठे हो, 5000 करोड़ का फंड साइज है आपका, ठीक है, आपने सारा इन्वेस्ट नहीं कर रखा, इसमें से 200 करोड़ अपने पास रख रखे हैं, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो कि सही अपॉर्चुनिटी आने पे मैं इसे इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, सारा पैसा नहीं, कैश कंपोनेंट कहा जाता है इसे। ओके, दैट इज अमाउंट नॉट इन्वेस्टेड इन स्टॉक एंड बॉन्ड्स बट लाइंग इन कैश, आपने उसे कैश में संभाल के रखा है। ओके, नेक्स्ट, एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? सी, एग्जिट लोड रेफर्स टू अ फी चार्ज बाय म्यूचुअल फंड व्हेन इन्वेस्टर रिडीम देयर यूनिट्स बिफोर ए स्पेसिफाइड टाइम। आप एक स्पेसिफिक टाइम से पहले अपने यूनिट्स को बेचना चाहते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो कह रहा है कि भाई नहीं 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 नहीं, जल्दी चले जाओगे तो आपको चार्जेस लगेंगे। ठीक है, आपको कम से कम इतना टाइम होल्ड करना पड़ेगा। अब कितना टाइम करना पड़ेगा सर? देखो, किसी किसी में 1 महीने होता है, किसी में 3 महीने होता है, किसी में 1 साल होता है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अपन मान लेते हैं चलो 1 साल है, एक बार के लिए, अलग अलग होते हैं बट 1 साल मान, तो 1 साल के अंदर अंदर अगर आप बेच दोगे तो उस कंडीशन में आपको एक स्पेसिफिक फीस देनी पड़ेगी। अगर आप उसके बाद बेचोगे तो कोई फीस नहीं है, कोई एग्जिट लोड नहीं है। लोड का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, इट इज लेविड टू डिस्करेज प्री मेच्योर विड्रॉल एंड प्रोटेक्ट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ठीक है, यहाँ पे प्री मेच्योर विड्रॉल को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। The fees varies from across fund types and it outline in the scheme's terms and condition। अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ठीक है, सिंपल तरीके से हम यही चीज है,
एग्जिट रोड आर लेविड टू डिस्करेज द इन्वेस्टर फ्रॉम एग्जिस्टिंग अर्ली फ्रॉम द स्कीम। आप जल्दी ना चले जाओ, यही एक सिंपल रीजन इसके पीछे है। ओके ओके, अब नेक्स्ट की बात करें अगर अपन, नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे ETF debt and liquid fund. It will be started in next video. Okay, thank you.